नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपके लिए लाया हूँ कंप्यूटर पार्ट का लेक्चर नंबर 2। दोस्तों, हमने लेक्चर नंबर 1 में काफ़ी क्वेश्चंस किए थे और हमने एक एक बात जो भी बोली थी वो सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन के तौर पे आता है। आज भी हम इस तरह के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके अंदर भी मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगा वो कोई ना कोई एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम्स आई हुई है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आज आगे आपसे ज़्यादा बात ना करके सीधे क्वेश्चंस पे आता हूँ ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं, वीडियो भी हमारा छोटा रहे और आपको पढ़ने में भी आसानी हो। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं और मैंने कई बार देखा है कि ये क्वेश्चंस और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये किसी न किसी एग्ज़ाम में 2-2, 3-3 बार आई है और कुछ कुछ क्वेश्चंस तो 5-5, 10-10 बार भी देखे हैं मैंने, जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। When a real-time telephone call between people is made over the internet using computers, then it is called। मतलब कहना क्या चाह रहा है दोस्तों, पूछ ये रहा है कि अगर हम टेलीफोन कॉल की तरह रियल टाइम टेलीफोन कॉल कर रहे हैं, लोगों के बीच में बात हो रही है यूजिंग इंटरनेट, यूजिंग कंप्यूटर्स, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। दोस्तों ऑप्शन देखिए, सबसे पहले चैट सेशन बोला है। चैट सेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये एक तरह का एक चैट रूम होता है जिसके अंदर एक शेयर्ड इंटरेस्ट होता है और सब आपस में सब के सब एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाता है चैट रूम में, चैट सेशन में। दूसरा ऑप्शन है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, आप सभी जानते हैं क्या होता है। इंस्टेंट मैसेज क्या होता है दोस्तों, 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है। हम दो लोग, अगर ए और एक आदमी है और एक बी आदमी है, तो दोनों के आपस में जो सिर्फ कम्युनिकेशन चल रहा है वो इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू चलेगा। अब ये देखिए इंटरनेट टेलीफोनी, सीधे नाम से ही पता चल रहा है यहाँ टेलीफोनी आ गया है, मतलब टेलीफोन हम एक तरह से यूज कर रहे हैं यूजिंग इंटरनेट। तो इसका आंसर क्या आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटरनेट टेलीफोनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। Arithmetic logic unit and control sections have special purpose locations called। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, सबसे पहले तो आप ये जानते हैं ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट, ये किसके पार्ट होते हैं, CPU के पार्ट होते हैं। ठीक है, CPU के अंदर हमारा एक स्पेसिफिक लोकेशंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर्स। ALU के अंदर स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं आपकी रजिस्टर्स। अब ये रजिस्टर्स क्या होता है दोस्तों, रजिस्टर जो होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। एक प्रोसेसर के लिए, ठीक है ना, एक प्रोसेसर है आपका कंप्यूटर, ये CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, तो रजिस्टर वो होता है, एक एक्सेसिबल लोकेशन होता है, एक लोकेशन होता है जिसको कि CPU आसानी से और क्विकली उसको एक्सेस कर सके, उसी को हम लोग रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर के अंदर क्या क्या हम लोग रख सकते हैं, इट में होल्ड एन इंस्ट्रक्शन। सपोज एक इंस्ट्रक्शन है कि इन दो नंबर्स को ऐड करना है, एक रजिस्टर ए है इसके अंदर जो वैल्यू है और एक रजिस्टर बी है इसके अंदर कोई वैल्यू है, इन दोनों रजिस्टर्स का के कंटेंट्स को ऐड करके एक तीसरे रजिस्टर में इसका रिजल्ट डालना है सी के अंदर। कि मान लीजिए यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, इन दोनों का एडिशन करके सी में, सी जो खुद एक रजिस्टर है उसके अंदर इसका एडिशन हम दोनों का डाल देना है। ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया। या फिर एक रजिस्टर के अंदर हम कोई एड्रेस भी डाल सकते हैं, कोई स्टोरेज एड्रेस डाल सकते हैं, कुछ डेटा भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर में होल्ड एन इंस्ट्रक्शन, अ स्टोरेज एड्रेस या डेटा। ठीक है, एंड व्हाट इज अ रजिस्टर, और अ प्रोसेसर रजिस्टर इज अ क्विकली एक्सेसिबल लोकेशन, एक जल्दी से एक्सेस किया जा सकने वाला लोकेशन है जो कि CPU के पास उपलब्ध है, CPU उसको आसानी से और क्विकली एक्सेस कर सके। ठीक है, तो दोस्तों वैसे इसका आंसर यही है, आपको पहले ही मैंने बता दिया, पहला ही ऑप्शन था। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैं पिछले लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि रैम जो है वो टेम्पररी मेमोरी होती है और वॉलेटाइल मेमोरी होती है। मैं इसके बारे में दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैंने पिछले लेक्चर में लिया है, जिनको ये नहीं पता है वो मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। अब बायोस क्या होता है दोस्तों, बायोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। बायोस जो होता है एक प्रोग्राम होता है जो कि एक पर्सनल कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, पर्सनल कंप्यूटर में जो ये प्रोसेसर होता है, जैसे ही मान लीजिए आप अपने सिस्टम को टर्न ऑन कर रहे हैं,
ठीक है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो कैसे क्या कहते हैं वर्क करेगा, वो ही आपका क्या कहते हैं, मैं एक बार दोबारा आपको बोलूँगा, सॉरी। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक पर्सनल कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है कंप्यूटर के सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए। जैसे ही आप उसको ऑन करते हैं, जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे, क्या होगा, आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पिक्चर में आ जाएगा और वो कंप्यूटर को स्टार्ट करेगा। और जो उसके साथ कंप्यूटर के साथ अटैच्ड आपके डिवाइसेस हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है, माउस है, इसके बीच में जो डेटा का फ्लो होगा उसको भी कंट्रोल करेगा क्या, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए I/O का मतलब क्या होता है, इनपुट या आउटपुट। इन कंप्यूटिंग, हम कंप्यूटिंग की बात करें, यानी कंप्यूटर के इसमें हम बात कर रहे हैं, तो इनपुट आउटपुट क्या होता है, इट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज अ कंप्यूटर एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब कि इनपुट आउटपुट I/O का मतलब ये होता है कि जो कंप्यूटर है और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वहीं आपका आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब क्या है, ह्यूमन। सपोज ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में जो एक क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, वहीं आपका इनपुट बाय आउटपुट है। ठीक है, I/O से अगर डिनोट करते हैं तो। रोम क्या होता है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है, ये आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है और परमानेंट मेमोरी होता है। ठीक है, ये भी, इसके बारे में भी मैं आपको पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया है। रैम और रोम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो आप एक बार पिछला लेक्चर अच्छे से पढ़ लें, उसको रेफर करें, आपको बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखूंगा। ये कम से कम मैं 15-20 बार देख चुका हूं एग्जाम में। मैंने भी जब एग्जाम दिए थे उसके अंदर भी ये मेरे लगभग 5 एग्जाम में से 3 एग्जाम में आया था कि MICR क्या होता है। उसका फुल फॉर्म ही ज़्यादातर पूछा गया था, तो वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस इंडस्ट्री के लिए, बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, ये क्या होता है, कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होती है जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज होती है टू ईज द प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स। जो क्लियरिंग होती है चेक्स की या प्रोसेसिंग होती है, जब वो क्लियरिंग हाउस में जाता है तो उस टाइम पे उसकी प्रोसेसिंग करने में ये बहुत ज़्यादा कामगार साबित होता है। अब हम MICR के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आता है, 1-2 एग्जाम में मैंने देखा है। MICR जो होता है वो एक फॉर्मेट यूज करता है E13, E फॉर एलिफेंट है बॉस, E13B फॉन्ट, E13B फॉन्ट याद रखिएगा। ठीक है, E फॉर एलिफेंट है, हाँ वो थोड़ा लिखा नहीं है मैंने ठीक से, आप देख लें। E13B फॉन्ट ये क्या है, 14 कैरेक्टर्स का होता है दोस्तों। कितने कैरेक्टर्स का, 14 कैरेक्टर्स का। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जो MICR में आपका इंक यूज होता है, जो प्रिंटिंग इंक जो उसमें यूज होती है, उसके अंदर होता है आयरन ऑक्साइड। क्या होता है दोस्तों, आयरन ऑक्साइड। ये यूज होता है उसकी इंक में, जो कि हम MICR में यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। MICR में एक बार रिपीट कर देता हूं, MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ये बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज आता है, चेक की प्रोसेसिंग एंड क्लियरिंग के टाइम पे बहुत इसका इफेक्टिवनेस है। ये जो MICR है वो जनरली E13B फॉन्ट यूज करता है। एक और फॉन्ट होता है, वो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वाइडली एक्सेप्टेड जो है वो E13B फॉन्ट है, जो कि एक 14 कैरेक्टर का है, 14 कैरेक्टर्स यूज करता है। MICR में जो इंक यूज होती है वो आयरन ऑक्साइड उसके अंदर होता है। ये आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं जो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोरर यू शुड। क्या करना चाहिए दोस्तों, कोई भी अगर किसी भी फोल्डर में आपको देखना हो तो आप क्या करते हैं, उसको रीनेम करते हैं क्या, नहीं। पासवर्ड देते हैं क्या, नहीं। नेम करते हैं क्या, नहीं। कोलैप्स करते हैं क्या, यानी कट करते हैं क्या, नहीं। क्या करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं ना, तो क्लिक आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझ गए दोस्तों। अब ये अगला क्वेश्चन है, पढ़िए जरा।
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कुड असिस्ट समवन हु कैन नॉट यूज देयर हैंड्स फॉर कंप्यूटर इनपुट। दोस्तों अगर हम लोग हैंड्स यूज, ऐसा कोई आदमी हो जो अपने हैंड्स यूज़ ना कर सकता हो कंप्यूटर में इनपुट डालने के लिए, तो उसके लिए क्या सॉफ्टवेयर यूज़ होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है दोस्तों, ये एक टू वे वीडियो एंड ऑडियो ट्रांसमिशन है। सपोज आपका एक एग्जांपल लेता हूँ, एक बैंक के जीएम है और बाकी सारे कुछ लोग हैं रिमोट प्लेसेस पे, उन दोनों को, इन सबको एक कॉन्फ्रेंस करनी है, तो क्या होगा, सबकी वीडियो भी सुनाई देगी, सबकी वीडियो भी दिखाई देगी और सबके ऑडियो भी सुनाई देंगे। तो ये एक टू वे कम्युनिकेशन है और इसमें जिसमें वीडियो भी ट्रांसमिट होती है और ऑडियो भी ट्रांसमिट होती है। तो इसमें मैंने आपको बस बता दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आता है क्वेश्चन की क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। इसका इससे कोई रिलेवेंस नहीं है इस क्वेश्चन से। दूसरा दोस्तों स्पीच रिकग्निशन, आंसर आपका स्पीच रिकग्निशन ही है। जो आप बोलेंगे कंप्यूटर क्या करेगा, आपके साउंड के सिग्नल्स को रिकग्नाइज करेगा और उसको डिजिटल सिग्नल्स में ट्रांसमिट करेगा, और ताकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी डिजिटल सिग्नल समझ जाए और आपका काम जो होगा वो हो जाएगा। सो स्पीच रिकग्निशन, आप जो साउंड एनर्जी है आपकी, उसको आप कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कंप्यूटर जो है समझ जाता है। अगला देखिए सिंथेसाइजर क्या होता है दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है और उसको साउंड में कन्वर्ट करता है। तो ये तो उल्टा काम हो गया, इसका इससे कोई रिलेवेंस नहीं, मैंने बस आपको बता दिया सिंथेसाइजर क्या होता है, भूल जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों इसका आंसर आपके क्या हो गया फिर, ये ऑडियो डिजिटाइजर मतलब क्या है कि आप जो बोल रहे हैं बस उसको डिजिटाइज कर दिया और कुछ नहीं है। पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, वो स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, अगला छठा क्वेश्चन देखिए, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज दी, क्या है दोस्तों, मेन सर्किट बोर्ड क्या है, मदरबोर्ड होता है दोस्तों। इसका आप कर लीजिए मदरबोर्ड। ये रैम रोम आपको मैं पूरा समझा चुका हूं। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ किसका, सीपीयू का पार्ट होता है। कंट्रोल यूनिट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये क्या करता है कि ये जो है आपका बहुत ज़्यादा मेन पार्ट होता है प्रोसेसर का। ये कंप्यूटर की मेमोरी को, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को कैसे रिस्पॉन्ड करना है किसी भी इंस्ट्रक्शन पे, मतलब कंप्यूटर में कुछ इंस्ट्रक्शन आई है उसके हिसाब से आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और आपकी कंप्यूटर की मेमोरी किस तरह से बिहेव करनी चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, ये आपका कंट्रोल यूनिट बताता है। एक तरह से कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द सीपीयू है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप जानते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शंस होगी, वहीं एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। दोस्तों मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या होता है, ये मेन बोर्ड भी इसको कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। एक और क्वेश्चंस में मैंने देखा है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी भी कहा जाता है मदरबोर्ड को। इसको मदरबोर्ड क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि एक तरह से सबकी मदर है, एक ही चीज पे, एक ही बोर्ड के ऊपर सारा का सारा काम होता है। क्या, सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इसी पे लगे रहते हैं, सीपीयू इसी पे लगा रहता है, मेमोरी जो है वो सारी इस पे हैं, आपका कनेक्टर्स जो हैं फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो भी इस पे हैं, आपके माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर सब इसी के ऊपर हैं। तो ये सबकी मदर है, इसलिए इसको हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं और मेन सर्किट बोर्ड के ऑफ द सिस्टम कहते हैं। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज करेक्टिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम कॉल्ड। दोस्तों इसका आंसर क्या है, डीबगिंग। देखिए कोई भी सिस्टम में अगर बग लग जाता है, मतलब कोई वो उसमें कोई वायरस कह रहा हूं मैं, बग कहते हैं जिससे कि प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट ना हो सके। मान लीजिए मैंने कहा है कि मुझे ए से लेके बी पे जाना है, पर ये बी तक नहीं जा पाता क्योंकि बीच में कुछ ऑब्स्टेकल आ गया, इसी को क्या कहते हैं, बग कहते हैं। तो इस बग को हटाने का जो काम होता है उसी को हम लोग डीबगिंग कहते हैं। ठीक है, तो फिर ताकि हम ए से बी तक पहुंच सकें और ये बीच का बग जो है वो हटा दिया जाए, इसको मतलब डीबग कर दिया। तो व्हाट इज करेक्टिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम कॉल, दैट इज डीबगिंग, आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें आप देखेंगे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में कंपाइलर के बारे में बताया था। कंपाइलर क्या काम करता है दोस्तों, जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज, सपोज आपका इंग्लिश ही ले लीजिए, ये इंग्लिश में लिखते हैं। अब कंप्यूटर तो जो है वो इंग्लिश समझता नहीं है, तो इंग्लिश उसको क्या करना पड़ेगा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज होगी इसको आपको डिजिटल 1 और 0 ही समझता है ना कंप्यूटर,
तो इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि एक हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज को पे लेके आने का काम किसका होता है? कंपाइलर का होता है। अब दोस्तों इंटरप्रेटर का काम क्या होता है दोस्तों? इंटरप्रेटर क्या करता है? ये भी एक तरह का प्रोग्राम होता है, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है। देखिए कंपाइलर क्या करता था कि हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज पे लेके आता था, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाए, तभी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी ना। जब वो 1 और 0 के फॉर्म में आ जाएगी तभी तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं ना। अब इंटरप्रेटर क्या करता है? वो डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट ही आपको हाई लेवल लैंग्वेज से सीधे एग्जीक्यूट करा देता है। ये है ना, डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है। मतलब कि क्या, इंस्ट्रक्शंस जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई है उसको बिना कंपाइल किए हुए सीधे बिना कंपाइल किए हुए मशीन लैंग्वेज में लेके आने के बजाय वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देती है। तो वो इंटरप्रेटर का काम होता है, समझे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज स्टोरेज यूनिट प्रोवाइड? स्टोरेज का काम क्या होता है? सभी पहचानते क्या? ये तो सीधे आंसर ही इसका आप देखिए। प्लेस फॉर टाइपिंग डेटा बिल्कुल इररिलेवेंट है, प्लेस फॉर प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन इररिलेवेंट है, ऑल ऑफ द अबव ये भी नन भी। आंसर क्या बचा? स्टोरेज फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा जो होगी उसको स्टोर करेगी, या कोई इंस्ट्रक्शन होगा, सपोज कि a + b करना है और c में डालना है, वो एक तरह की इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का भी काम स्टोरेज यूनिट करती है। दोस्तों अब हम 9वां क्वेश्चन करते हैं। अ वेब डैश कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर वेब पेजेस लोकेटेड ऑन अ वेब सर्वर। तो क्या आंसर होगा इसका? वेबसाइट होगा दोस्तों। वेबसाइट के ऊपर क्या होते हैं बताइए? वेबसाइट आप सभी जानते हैं, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, जिसमें मल्टीमीडिया कंटेंट भी हो सकता है। और वो कैसे टिपिकली कैसे आइडेंटिफाई होती है? कॉमन डोमेन नेम से। अब डोमेन नेम आप जानते हैं क्या? .com, .edu, .in, ये क्या होता है आपका? टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन नेम, ये आप जानते हैं। उससे पहले क्या होता है यहाँ पर? जैसे मान लीजिए example.in, ये ऐसा मैंने कुछ वेबसाइट एड्रेस बनाया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन नेम। ये टोटली पूरा आपका क्या हो जाता है? डोमेन। तो दोस्तों कहने का बस मतलब ये है कि आपका जो ये सभी हम जानते हैं कि वेबसाइट जो होता है कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर वेब पेजेस लोकेटेड ऑन अ वेब सर्वर। सर्वर पे ये होता है। अभी हब क्या होता है? हब जनरली किस में यूज करते हैं हम लोग? ये आपका नेटवर्क्स में यूज होता है। एक कोई कम्युनिकेशन हब है, उसके साथ कई सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं ताकि आपस में कम्युनिकेट कर सकें। ये ए कंप्यूटर है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ये क्या है? एक तरह से कनेक्टिंग लिंक है, इसको हब कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है? एक तरह का शॉर्टकट है। शॉर्टकट आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसका कोई उपचार नहीं है। जितने ज़्यादा शॉर्टकट आपको याद रहेंगे वो अच्छा है। मेरा कहना ये है कि आप इसको खुद कंप्यूटर पे एक बार डाल के देखें शॉर्टकट्स को, तब आपको ज़्यादा याद रहेगा। मैं आपको अगले कुछ लेक्चर्स में आपको इसका एक लिस्ट दे दूंगा शॉर्टकट्स का, जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे इस क्वेश्चन का क्या है? प्रेस डैश टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द एड्रेस बॉक्स और टू हाईलाइट द URL इन द एड्रेस बॉक्स। मतलब अभी आप देखेंगे, आप अगर इसकी बात करेंगे दोस्तों, क्या चीज़ है मैं अगर कह रहा हूँ, ये सपोज यहाँ पर आपका ये अभी URL है, HTTP ऐसे करके यूट्यूब का कुछ चल रहा होगा। अगर आपको डायरेक्ट इसको हाईलाइट करना है तो आप क्या करेंगे? ऑल्टर डी दबा दीजिए। ऑल्ट डी जैसे ही दबाएंगे ये पूरा का पूरा ब्लू हो जाएगा, ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो यही काम करता है, यही पूछ रहा है वो कि एड्रेस बॉक्स, ये जो हमारा इस वेबसाइट का एड्रेस बॉक्स है, इस पर डायरेक्ट URL पे आ जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो ऑल्टर डी डाल दीजिए। बाकी आप चेक कर सकते हैं। कंट्रोल S क्या होता है? सेव करने के लिए होता है। तो दोस्तों आप एक बार ये पढ़ लीजिए अच्छे से। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेशंस। इसी तरह आपके लिए और वीडियोस आती रहेंगी। दोस्तों मुझे आप सबसे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है, इसलिए मैं वीडियोस बनाता जा रहा हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि IBPS से पहले आपका सारा कोर्स ख़त्म कर दूं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो। पर आपका प्यार मुझे चाहिए होगा। आप मेरे को लाइक करें, कमेंट करें वीडियोस को और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।